जी हाँ, जिला रंगारेड्डी के शादनगर इलाके में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। एक खातून वेटरनरी डॉक्टर की इस्मत रेज़ी के बाद उसको हलाक कर दिया गया। हद तो ये हुई कि महलूक खातून की लाश को पेट्रोल डालकर नजर आतिश किया गया। महलूक के वालिद ने पुलिस को इसका जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस बर वक्त मदद करती तो उनकी बेटी की जान बच सकती थी। अवाम दोस्त पुलिस का दावा खोखला साबित हो गया है। चारों मुलजिमीन का ताल्लुक नारायणपेट ज़िले से है, जो कि पेशे से ड्राइवर और क्लीनर बताए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इस वाक़े के बाद मुल्क भर में ज़बरदस्त एहतजाज जारी है। शादनगर पुलिस स्टेशन में जहां पर मुलजिमीन को रखा गया था, वहां पर अवाम ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। अवाम के एहतजाज के सबब मुलजिमीन को अदालत लाने में दुश्वारी पेश आ रही थी। इसके सबब मजिस्ट्रेट को पिछले दरवाजे से पुलिस स्टेशन पहुंचाया गया। मुलजिमीन के बयान सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने चारों मुलजिमीन को 14 दिनों की अदालती तहवील में भी भेज दिया है। और इस पूरे वाक़े के बाद तेलंगाना पुलिस और हुकूमत पर भी हर गोशे से सवाल उठ रहे हैं। तेलंगाना पुलिस, जो कि अपने आप को मुल्क भर में आइडियल समझ रही थी, इस वक्त के बाद पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। आज हम इसी खास मौजू पर बातचीत करेंगे कि हमारी बेटियों के गुनहगार कौन हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये हम सब की सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। और हमारे साथ मौजूद रहेंगी हमारे कुछ खास मेहमान। चलिए उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन लुबना सरवत साहिबा। लुबना साहिबा का बहुत इस्तकबाल करेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम में। साथ ही साथ इफ्तिखार अहमद एडवोकेट साहब हमारे साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान शुजात अली भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो चलिए अपने दो ख़ास मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और अपने ख़ास मेहमानों से हमारी दरख्वास्त यही रहेगी कि आज हम यहाँ पर कोई नाम नहीं लेंगे, कोई सियासत नहीं करेंगे। एक सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर हम यहाँ बात करेंगे कि अपनी बेटियों की हिफाजत हम कैसे कर पाएँ, क्योंकि ये एक ऐसा वाक़या है जिसने हम सबको अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया है। हर मेट्रो सिटी की ये कहानी है जहाँ पर हज़ारों लाखों लड़कियाँ जो हैं वो निकलती हैं, काम के लिए जाती हैं, मगर क्या उनका नसीब जो है वो इस तरह की मौत होगी? हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। इफ्तिखार अहमद साहब, सबसे पहले आपसे ही हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से वो डॉक्टर जो है बात कर रही है, अपनी बहन से वो बात कर रही है, वो कह रही है कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन हम अभी तक उसको वो ये यकीन नहीं दे पाए कि वो कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में बात करती, पुलिस में बात करती। ये हम यकीन अभी तक क्यों नहीं दे पा रहे हैं एक आम शहरी को? सबसे पहले तो ये जो वाक़या हुआ ये इंतहाई बदबख्ताना वाक़या है और इंतहाई पुरजोर इसकी हम तमाम को मजम्मत करनी चाहिए। और ये एक दिल दहलाने वाला वाक़या, एक निहत्ती लड़की के ऊपर जो है 4 नौजवान मिलके जो है जिस तरह से उन्होंने रेप किया, उसके बाद उस लड़की का मर्डर किया, तो ये सारे समाज के लिए एक बड़े शर्म की बात है। और एक ऐसी जगह पे जहाँ पर जो है बिल्कुल एयरपोर्ट की रोड करीब है और हमेशा जो नेशनल हाईवे है बेंगलुरु की, तो वहाँ पर 24 घंटे चहल पहल रहती है। इसके बावजूद भी इस वाक़े का होना यकीनन हमारे लिए एक आने वाले दिनों के लिए सबक है। साथ ही साथ आपने जैसा कहा कि ये जो शी टीम है और डायल 100 है और पुलिस से रब्त पैदा करने का मामला है, जब भी कोई पैनिक सिचुएशन होती है या फिर हमको ये महसूस होता है ख़ास तौर पे लड़कियों को कि उनके साथ कुछ होने वाला है या फिर जो है अपने आप को गैर महसूस कहीं भी महसूस करती हैं, तो उनको चाहिए कि वो लोग जो है शील्ड टीम से या फिर डायल 100 पे रब्त कायम करें। मगर मैं समझता हूँ कि अभी इसका अवेयरनेस शायद पब्लिक के अंदर गया नहीं है, जिसकी वजह से लोग वाकिफ़ भी नहीं है। तो कल का जो वाक़या था परसों का, तो उसके अंदर भी जो डॉक्टर जो मरहूम लड़की है, तो वो अपनी बहन से बात कर रही थी, मगर शायद उस हैबत में या उस उलझन में, क्योंकि वो एकदम खौफजदा थी, तो शायद उसको ये याद नहीं आया कि जो है पुलिस से भी रब्त पैदा किया जा सकता है। उसने कॉन्फिडेंस किया आगे वालों पे कि वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, मगर जब वो परेशान हो गई तो अपनी बहन से उसने रब्त पैदा किया। तो जो भी वाक़या हुआ ये हमारे लिए
बड़े शर्मनाक बात है, अफसोसनाक बात है। और पुलिस और हुकूमत को भी चाहिए कि वो अवेयरनेस पैदा करे ख़वातीन के अंदर ख़ास तौर पे, और जो लड़कियां हैं जो जॉब करती हैं उनके अंदर भी अवेयरनेस पैदा करे कि ऐसे पैनिक हालात में वो लोग किस तरह से जो है पुलिस की मदद ले सकते हैं। और पुलिस को भी चाहिए कि वो भी जब भी ऐसे कोई कंप्लेंट आए तो वो जो है फौरी जो है उन लड़कियों की मदद के लिए पहुंचे। ये क्योंकि ये जो भी लड़की का जो ऐसा मर्डर हुआ है रेप के बाद, वो एक हमारी ही एक बहन थी और हमें अफसोस है कि ये वाक़या हुआ। शायद ऐसा ना होता तो बहुत अच्छा होता। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान शुजात अली साहब भी मौजूद हैं और हमारे साथ समाजी कारकुन लुबना सरवत साहिबा भी आ गई हैं। शुजात अली साहब, आपसे भी हम यही बात करना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि एक लड़की ख़तरे में होती है, वो अपने घर वालों से बात कर रही है, लेकिन वो कहीं भी पुलिस को फ़ोन नहीं करती, पुलिस से बात नहीं करती। चलिए, ये तो एक सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन, जब उस लड़की के घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ हुदूद का मामला बता के इतनी लेट कर दी जाती है कि एक जान चली जाती है। बेहद अफसोस की बात। इसको कम से कम अब तो ख़त्म होना चाहिए। हिना, हिंदुस्तान जो मुल्क है, मैं कहता हूं कि आज बड़े ज़िम्मेदारी से ये कहने पर मजबूर हूं कि हम एक बुज़दिल कौम हैं, हम कवाड़ हैं। हमने क्या किया? रोज़ाना 106 रेप के केसेस हमारे मुल्क में होते हैं। सिर्फ दिल्ली ही में 6 केसेस रोज़ाना होते हैं। तो हमने क्या किया? निर्भया के केस में 4 लोगों को फांसी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फांसी को अपहेल किया, अभी तक उनको फांसी नहीं लगी। अगर आप मुल्क में कानून की हुक्मरानी को जब तक इंपोज नहीं करेंगे, इंसाफ का डर लोगों में नहीं पैदा करेंगे, जब तक लोगों में खौफ नहीं होगा कि हमारी इस हरकत पर हमें सजाए मौत मिल सकती है, तो मैं नहीं समझता कि समाज में ऐसे गंदे अनासिर की सरकुबी होगी। अगर 26 जनवरी को हम अपने मुल्क की दिफाई ताकत का मुजाहरा करते हैं, 15 अगस्त को हम अपनी एकजहती का, इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं, तो क्यों ना हम कौमी इंसाफ डे मनाएं और उन चारों को, जिनमें निर्भया केस के जो 4 खाती हैं जिनको सजाए मौत हो चुकी है, अगर उनको फांसी की सजा, तमाम जो रुकावटें हैं खत्म करके फांसी की सजा दी जाती है, और वो सजा भी कैसी हो, उसका नेशनल टेलीकास्ट हो, उसकी पब्लिसिटी की जाए और पूरी कौम को दिखाया जाए कि हमारे मुल्क में हमारी बेटी को कोई छुएगा, हमारी मां को कोई छुएगा, हमारी बहन को कोई छुएगा, तो उसको सजाए मौत दी जाएगी। हिंदुस्तान की आजादी के बाद से आज तक किसी को भी सजाए मौत नहीं दी गई है। कितने केसेस पेंडिंग है? 1,46,000 केसेस हमारे मुल्क में रेप के हुए हैं अब तक। कहां सजा मिली? जब सजा नहीं देंगे तो लोगों में खौफ कैसे होगा? सऊदी अरब में अगर कोई ऐसा वाकया होता है तो गर्दन खत्म कर दी जाती है, जुम्मा के दिन सरेआम खत्म कर दी जाती है। तो क्यों आप खौफ पैदा नहीं करते? और ये कौन सी लिबर्टी है? ये कौन सी सिविल लिबर्टी है? ये कहां का कानून है? किसको बचा रहे हैं आप? अपनी मां की कूक को काटने वाले लोगों को बचा रहे हैं, अपनी बहन की छातियों को काटने वालों को बचा रहे हैं, अपनी बेटी को मारने वालों को बचा रहे हैं। एक तो यह कि आपने रेप किया, दरिंदगी की इंतहा की, और फिर उनका कत्ल करते हैं ताकि सबूत ना मिले, और कत्ल करने के बाद ब्लैंकेट में रैप करके जलाते हैं। अरे हम कहां हैं? हम जंगल में तो नहीं हैं। और हमारी पुलिस, हमारा कानून, हमारा दस्तूर क्या कर रहा है? अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने कानून बनाया कि नाबालिग बच्चों के साथ अगर रेप होता है तो सजाए मौत दी जाएगी। कानून तो बनते हैं, कानून का इंप्लीमेंटेशन का क्या होगा? कानून बनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंप्लीमेंट तो करिए। ये बुज़दिलाना हरकत कब तक होती रहेगी? कितनी बहनें मारी जाएंगी? कितनी बहनों का रेप होगा? कितने कत्ल होंगे? जी, हमारे तो साथ मेरी पूरी कौम से गुजारिश है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश है, लोकसभा का सेशन चल रहा है, मैं गुजारिश करता हूं लोकसभा के तमाम अरकान से कि वो तालमेल पैदा करें सुप्रीम कोर्ट के साथ, और सजाए मौत के जो लोग मुंतजिर हैं उनको सजाए मौत दी जाए, और उसका पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में ऐलान किया जाए और बताया जाए लाइव टेलीकास्ट के जरिए कि अगर कोई शख्स इतनी गंदी हरकत करेगा तो उसकी इंतहा सजाए मौत होगी।
जी बिल्कुल, हमारे साथ सामाजिक कारकुन लुबना सरवत साहिबा भी मौजूद हैं। लुबना साहिबा, अपनी बच्ची को मैंने डॉक्टर बना दिया, आला तालीम मैंने उसको दिला दी, उसको बहुत अच्छे ओहदे पर भी फायज कर दिया, लेकिन मैं उसको वो यकीन, वो बेखौफी वाली एक कैफियत है वो नहीं दे पाई कि अगर कुछ हालात ख़राब हैं तो वो कैसे उनका डटकर मुकाबला कर सकती है। क्योंकि आज ये एक बच्ची की बात नहीं है, हमारे सामने पूरी एक जनरेशन पड़ी हुई है। किस तरह से हम अपनी बच्चियों में ये एतमाद देंगे कि हर तरह के हालात का उन्हें मुकाबला करना है? घर से शुरुआत होती है इसकी। हाँ हिना, सच कहा आपने। हम तो ना हिना महफूज है ना लुबना महफूज है। बस यही तो बताई ना प्रियंका रेड्डी का हालात, तो यही तो हम लोग को, पूरी इंडिया को ही बता दिया कि हम में से कोई महफूज नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं इस पे कंसंट्रेट नहीं करना चाहती हूँ कि अब उसको कितना सख्त सजा मिलना चाहिए। कहा मेरी प्रियंका रेड्डी तो मुझे वापस नहीं आएंगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करेंगी कि हम नाम नहीं लेंगे, यहाँ वेटरनिटी डॉक्टर कहेंगे, नाम नहीं लेंगे सामाजिक जिम्मेदारी के तहत। बहुत रिक्वेस्ट है जी। जी जी या शुक्रिया मुझे मेरी गलती बताने के लिए। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि ये लीजिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। तो इसको प्रिवेंट, ये लड़की पे ये नौबत आए, इसकी प्रिवेंशन के लिए किसने कौन सी क्या एक्शन प्लान किए थे पूरी इंडिया में निर्भया के बाद से। और मैं बताते चलो कि निर्भया एक्ट में एक बहुत अहम तरीन चीज थी, वो ये है कि अगर किसी औरत को आप यूं ही ज्यादा देर तक के लिए, इतने सेकंड्स तक की से ज्यादा अगर आप नजर देंगे, यानी गेजिंग जो कहलाता है, वो भी क्राइम ठहराया गया था। मैं बताती हूँ कि इंडिया में कितने जेंट्स को ये मालूम है। तो ये एक्ट के अंदर ही ये लिखा हुआ है कि आप सेंसिटाइज कराना चाहिए, नॉट टू गर्ल्स। आप गर्ल्स को बोलते हैं कि आप 100 डायल करें, आप पेपर फेंके, आप वो करें, ये करें। अरे भाई, एक्ट में लिखा हुआ है कि आपने घूरना भी नहीं चाहिए। आपको घूरे तो आप क्राइम के तहत है। बताइए मेरे को इंडिया में कितने जेंट्स को ये मालूम है, कितने लोगों को ये बताया गया है? बताइए मेरे को कि इस पर कितना बजट खर्च हुआ है कि हमने इन सिर्फ ये एक अहम चीज पे कि आपने घूरना तक नहीं चाहिए, वो क्राइम कहलाता है। बताइए मुझे, ये इंडिया में कोई क्या बोलते हैं, वो इट इज नो सीरियसनेस अबाउट दिस अफेयर, यू नो। आई एम नॉट बॉदर्ड कि वो किसी के रेप होने के बाद, किसी के सेक्सुअल असॉल्ट होने के बाद उसको क्या किया गया, नहीं। मुझे ये देखना है कि ये सेक्सुअल असॉल्ट होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए भारत देश ने क्या किया, इसके लिए तेलंगाना ने क्या किया, मैं बताती हूँ आपको। तेलंगाना में 2014 से 2019 तक के हम लोगों ने बड़े बड़े इमारतें बंजारा हिल्स में पूरी पुलिस की कंट्रोल रूम खड़ा किए हमने, 10 मंजिला वाली। हमने बड़े बड़े फ्लीट दिए, हमने लाखों के सीसीटीवी कैमरा खड़ा करे। मुझे बताइए कि कौन सी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन और कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चरल इंटरवेंशन से औरतों की जुल्म खत्म हुई या कम हुई? खर्चा बढ़ाते गए, टेक्नोलॉजी बताते गए, लेकिन यहां पर क्राइम औरत पे बढ़ती गई। इसकी अहम तरीन 2 कॉजेस है, मैं आपको वो बताती हूं। तेलंगाना में क्या हुआ, पिछले 6 सालों में इन लोगों ने गली गली में सब लोगों को बोला आप आराम से शराब पीते जाओ। मैं आपको बताती हूं, हर वो रेप जो तेलंगाना में हुआ है वो सब पिए हुए कंडीशंस, ड्रंकन इनएब्रिटेड स्टेट में हुए। ये जो हुआ है 4 लोगों ने किए, ये लोग दिन भर विस्की पी रहे थे और इसके जाते ही उन लोगों ने उसकी टायर को निकाल दिए हैं। मैं आपको ये बताती हूं कि ये जो हालात, गंदी हरकतें होती है, ज्यादा 99% से ज्यादा ये ड्रंकन स्टेज में होते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी, ये सरकारें जाके पिलाती है मर्दों के लिए कि आप जाओ, आप कुछ भी करो। अरे मन घड़त स्टेज रहती है वो पीने की, और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? और सेकेंड स्टेज में आपको बता दीजिए कि ये जो टोल प्लाजा के ऊपर अगर कभी भी कुछ भी होता है तो किसी सरकार ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी डीजीपी ने ये नहीं कहा कि भाई अभी भी क्या वो वादा कर रहे हैं कि भाई और कोई भी औरत को कुछ नहीं होगा, ए तेलंगाना की औरतें आप महफूज है, हमारी जिम्मेदारी है, हम आपसे माफी मांगते हैं और कोई वुमन को ऐसा नहीं होगा। क्या उनके जबान से निकल सकती है? मैं पूछती हूँ डीजीपी तेलंगाना से, मैं पूछती हूँ मिनिस्टर केसीआर से, मैं पूछती हूँ मिनिस्टर ऑफ वुमेन से, जबकि यहाँ पर वुमेन्स कमीशन नहीं रहता, ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं रहता। लेकिन ये एश्योरेंस हमको नहीं दिया जाता कि यार आगे से कोई औरत को नेवर अगेन, क्या ये दिया जाता है?
हमको बताते हैं कि उसने वो नहीं किया, उसने सेल्फ डिफेंस नहीं किया, नहीं करेगी वो कुछ। आप अपने मर्दों को आप उनके ठिकानों के लाने के लिए आपने क्या किया? बिल्कुल। और एक बात बताती हूं, चेन्नई में 3 आईपीएस ऑफिसर्स ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों ने ये बताया कि पूरी हिंदुस्तान को कि फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स को बताया और एक्टर्स को बताया कि आप रेस्पॉन्सिबल फिल्म्स लाइए। तो फिल्म्स के वजह से जो हो रहा, वो 3 आईपीएस वुमेन ऑफिसर्स ने ये भी बता चुके। बताइए किस सरकार ने इसके ऊपर काम किए हैं? जी, हादसा होने के बाद जो है वो वावेला मचाया जाता है और उससे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए जाते। बिल्कुल। इफ्तिखार अहमद एडवोकेट साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, ये जो एक खास मामला रहा है वेटरनिटी डॉक्टर का, उसमें पुलिस की साफ जो नाकामी है वो नजर आ रही है। उसकी बहन भटकती रही है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई और आखिर में घर वालों को मिलती है एक जली हुई लाश। जिम्मेदारी किसकी? मैं ये कहना चाहूँगा इस मौके पर कि यकीनन जब वो लोग ढूंढने के लिए निकले थे तो शमशाबाद पुलिस की ये जिम्मेदारी थी कि उनके साथ कोऑपरेट करते, और ये भी वो लड़की के वालिदैन का स्टेटमेंट है कि उनके साथ जो है पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया। तो इसके ऊपर संजीदगी से गौर करना चाहिए और जो भी इसके जिम्मेदार है और उन ओहदेदारों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मैं यहाँ ये बात भी कहना चाहूँगा कि हुकूमत के जितने भी नुमाइंदे हैं, जैसा कि अभी मेरी बहन ने कहा कि ज़रा बराबर वो लोग जो है उसमें टच में थे। खुद केटीआर जो हमारे जो मिनिस्टर हैं यहाँ के आईटी के, वो खुद पर्सनली इस पूरे केस को मॉनिटर कर रहे थे और उन्हीं के सरपरस्ती में विद इन 24 आवर्स जो है इस केस के अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे उनको ढूंढ निकाला गया और आज जो है उनको रिमांड भी जुडिशियल रिमांड पे भी भेजा गया, जिसमें 302 और 376 और निर्भया एक्ट के तहत जो है उनके खिलाफ मुकदमात भी जो है दर्ज किए गए। और यकीनन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है ये वाक़यात जो हुए हैं वो इंतहाई बदबख्ताना है। आगे अगर ऐसे वाक़यात ना हो, क्योंकि हैदराबाद शहर आजकल जो है तमाम मुल्क के हर तबके के हर जगह के लोगों का एक गहवारा बन चुका है। यहाँ आईटी के बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो यहाँ पर जो है ख़ास तौर पे ख़वातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और भी इक़दाम किए जाने चाहिए। और जो भी इसके जिम्मेदार हैं, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत जरूर उन ओहदेदारों के ऊपर कार्रवाई भी करेगी। इफ्तिखार अहमद साहब, यहाँ हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इस पर्टिकुलर केस में फास्ट ट्रैक होना चाहिए, बहुत जल्दी फैसला आना चाहिए, इंतजार पे लटकना नहीं चाहिए, ताकि कम से कम हम अपनी आगे आने वाली बच्चियों को बचा सकें। बिल्कुल होना चाहिए। आज महबूबनगर की जो एडवोकेट्स की एसोसिएशन है, क्योंकि वहाँ का मैं भी एक मेंबर हूँ वहाँ की बार एसोसिएशन का, और हमने डिसाइड किया है कि इस केस के अंदर ना हम बेल एप्लीकेशन डालेंगे, ना इन मुलजिमों के लिए जो है हम वहाँ पर केस लड़ेंगे। और तमाम विकला जो हमारे महबूबनगर ज़िले के हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है, क्योंकि शादनगर जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर आप देखिए कि रात के 2-2, 3-3 बजे भी फैमिलीज़ के साथ लोग रायलसीमा से आते हैं और रायचूर से, कर्नाटक से। ये बहुत बड़ी राहदारी है जो कन्याकुमारी से कश्मीर को जोड़ती है। यहाँ पर कभी भी इतना बदबख्ताना वाक़या नहीं हुआ, और ये जो वाक़या हुआ इसके लिए जो है खुद जो है शादनगर जो पीसफुल एरिया है, आज आप देखिए जब वो रिमांड के लिए ले जा रहे थे तो शादनगर के तमाम लोग पुलिस स्टेशन के बाहर ठहर के एहतजाज करते रहे कि जो है ये कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, अगर आप नहीं दे सकते तो हम यहाँ पे देंगे। तो एक किस्म का जो है आक्रोश है लोगों के अंदर कि भाई ये हमको बदनाम करने की कोशिश की गई, जहाँ पीस लविंग लोग रहते हैं, जो आज तक ऐसा काम नहीं हुआ था इसको बदनाम करने की। ये 4 जो तो बहरहाल इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, उस पर भी लगातार हम बात करेंगे। शुजात अली साहब, एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी होने के नाते हम ये जानना चाहेंगे, जब एक लड़की या एक औरत घर से बाहर निकलती है, काम के लिए निकलती है, तो वो आखिर क्यों पब्लिक प्रॉपर्टी समझी जाती है? वो भी काम कर रही है, मेहनत कर रही है। अब हमें शायद लड़कों की परवरिश पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है।
देखिए, गुनाह कैसे होता है, बदमाशी गुंडागर्दी कैसे होती है, इसको समझने की ज़रूरत है। शराब का इस्तेमाल अगर आम जगहों पर, आम रास्तों पर होने लगे तो ये गंदगी उछल उछल कर, उभर उभर कर आती है। हुकूमत ने क्या किया? नेशनल हाईवेज पर शराब पीने की इजाज़त किसने दी? गली गली, कूचे कूचे में शराब पी जा रही है, चौरस्तों पर शराब पी जा रही है, हैदराबाद शहर के नुक्कड़ों पर शराब पी जा रही है। पुलिस खामोश तमाशाई है, एक्साइज खामोश तमाशाई है। तो इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जितने भी क्राइम हुए हैं, चाहे ट्रैफिक के क्राइम हो, चाहे रेप के क्राइम हो, ये सारे क्राइम नशे की हालत में हुए हैं। तो हम पुलिस से ये गुजारिश करते हैं कि आप जो है, आप खुद भी तरह नशा कम कर दीजिए। आप भी बाज़ वक़्त पुलिस स्टेशन में नशे की हालत में रहते हैं, तो आप नशा कम कीजिए और जो नशा सड़कों पर कर रहे हैं उनको जो है सख्ती से निपटिए। यकीनन अगर आप उनको निपटेंगे तो क्राइम के रेट में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। अब रहा सवाल कि ये क्राइम क्यों होते हैं? ये क्राइम इसलिए होते हैं कि सज़ा बिल्कुल नहीं मिलती। निर्भया के केस में पूरी दुनिया उछल गई थी, परेशान हो गई थी, दुनिया पूरी परेशान थी। उसमें आज तक जो है सजाए मौत की तामील नहीं हुई। कोई ना कोई टेक्निकल वजूहात की बिना पर सजाए मौत की तामील क्यों नहीं हुई? इस पर हमको जायजा लेना है। क्या अखबारों ने उसका पीछा किया? क्या मीडिया ने उसको टटोला कि क्या वजह है? स्टोरी जब दे दी गई, खत्म हो गई, किस्सा खत्म हो गया। उसको फॉलोअप क्यों नहीं किया मीडिया ने? अखबार ने उसको फॉलोअप क्यों नहीं किया? अभी आपका लोकसभा में जो है, लोकसभा का इजलास चल रहा है, किसी मेंबर ने उस पर आज तक कोई सवाल नहीं उठाया। तेलंगाना का इशू लेकर के सवाल उठाया जा सकता था, लेकिन पार्लियामेंट में खामोशी है इस इशू पर। तो हमारी जिम्मेदारी जो है, हम क्या कर रहे हैं? जिम्मेदारी हम कहां से जिम्मेदारी निभा रहे हैं? जब हम जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, लोकसभा जिम्मेदारी नहीं निभाएगी, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, आम शहरी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तो एक कौम जो है मुर्दा बनने में कोई देर नहीं लगेगी। तो हम लोग जो है एक मुर्दा कौम बनने की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास लिंचिंग होती है, हम मुर्दा कौम बने हुए हैं। हमारे पास रोजाना 106 रेप केसेस होते हैं, हम मुर्दा कौम बने हुए हैं। हमारे पास 8 साल की एक बच्ची का रेप होता है, उनको जो है छुड़ाने के लिए सियासी जमातें आगे बढ़ती हैं। हम खामोश हैं। हमको जब तक हम जागेंगे नहीं, इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। मीडिया को भी जो है इस तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। खाली डिस्कशन करने से, लाइव टेलीकास्ट करने से, मोबाइल से करने से मसले हल नहीं होंगे। पूरे जितने हमारे हमारे जो पिलर्स हैं, 4 जो पिलर्स हैं, उन सबको मुश्तरका तौर पर, मुत्तहदा तौर पर आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, ब्लेम करना बहुत आसान है। हम तो ब्लेम कर सकते हैं मीडिया के इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मिनिस्टर को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हमको जो है काम करने की जरूरत है। मैं मीडिया के जरिए यही मैसेज देना चाहता हूं कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, निर्भया के खातिलों को, निर्भया का जिसने रेप किया है, उनको पब्लिकली सजाए मौत दी जाए और उसको पूरे नेशनल टेलीविजन टेलीकास्ट करें और स्पेशल टाइम देकर टेलीकास्ट करें। और उस दिन, जिस दिन उनको फांसी दी जाएगी, उस दिन यह कहा जाए, यूं में कौमी इंसाफ उसको जो है करार दिया जाए और गली गली, कूचे कूचे में हर जगह टेलीविजन लगाए जाएं और आम लोगों को बताया कि रेप का एक वाकया हुआ था, आज उन मुजरिमों को सजा मौत दी गई है। आपकी अपनी राय। लुबना सरवत साहिबा, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, एक समाजी कारकुन के तौर पर क्या कुछ कहना चाहेंगी आज हमारे इस प्लेटफॉर्म से, ताकि आइंदा इस तरह के अफसोसनाक वाकयात पेश ना आए? लुबना जी। हाँ, यहाँ पर 2-3 अहम पॉइंट्स मैं बताना चाहती हूँ आपके चैनल के जरिए में कि अगर डीजीपी तेलंगाना और तेलंगाना सरकार इस पे सीरियस है तो उनके लिए एक सवाल है। 2 साल पहले अजान इंटरनेशनल स्कूल टोली चौकी से एक छोटी मासूम बच्ची पे यही रेप चला था। नीलोफर में बच्ची परेशान, महीनों महीनों तक बच्ची परेशान थी। आपको आपके चैनल के जरिए सारे लोगों को ये पता रहना चाहिए कि एफआईआर की सेक्शन तक के उन्होंने गलत दर्ज करवाए थे। जब मैंने इसको पॉइंट आउट किए थे, फिर भी वो लोग आज तक उसको सही नहीं किए और आज तक कन्विक्ट कोई भी नहीं हुआ है उस केस में, जबकि द एक्यूज को आइडेंटिफाई खुद पूरा किया हुआ है।
ये चैलेंज नंबर 1 है। डीजीपी अगर सीरियस है औरतों, तेलंगाना की औरतों की महफूजियत के बारे में, उनकी इज्जत के बारे में, तो वो बच्ची का क्या हुआ और अभी इन लोगों का वो क्या कर रहे हैं और क्या वो आश्वासन देंगे। दूसरी बात, निर्भया एक्ट का जो हुआ था उसमें जो गेस करने के लिए भी, देखने के लिए भी जो क्राइम ठहरा गया, उसकी सेंसिटाइजेशन पूरी तेलंगाना में वो किस हद तक करेंगे। और एक अहम बात यह है कि यूपी में जब शुजात अली जी पार्लियामेंट की बात उठा रहे तो ये जरूर उठाइएगा आप लोग, जो सेनेगर जिसने उन्नाव की हो अपनी बेटी, अपनी बच्ची की तरफ इतनी दरिंदगी की है, वो लोग, वो सेनेगर, वो एमएलए की नाम आज भी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के वेबसाइट पे एमएलए करके मौजूद है। तो ये हमारी है, ये हालत है हमारी कि वो एक्यूज्ड है रेप में, लेकिन उनकी नाम एमएलए की साइड पे, वेबसाइट पे, यूपी गवर्नमेंट पे उनको ये मंजूर है। तो कहां महफूजियत है, कहां कानून है और कहां हमारी तरक्की है। तो हम वो हालात से है। अब डीजीपी, क्या हम तेलंगाना के औरतों को, जो हम 2 करोड़ औरतें हैं, हमको क्या है बोलेंगे कि आगे कोई भी आप लोग महफिल से कुछ नहीं होगा, और उसके लिए वो क्या एक्शन प्लान अनाउंस करेंगे। दूसरी बात, अजान इंटरनेशनल स्कूल की वो छोटी मासूम बच्ची का वो सेक्शन तक गलत है, तो क्या वो सेक्शन ठीक करके कानून और खास तौर से अपनी तमाम बच्चियों को, लड़कियों को ये एक यकीन देना कि हाँ वो हिफाजत से हैं, हम सब की जिम्मेदारी है और हम सबको ये जिम्मेदारी आज से, अभी से उठानी ही होगी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने तीनों खास मेहमानों का, इफ्तिखार अहमद एडवोकेट साहब आपका, शुजात अली साहब आपका और लुब्ना सरवर साहिबा, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज की हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।